स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस वीक के करंट अफेयर की सिंपल एमसीक्यू फॉर्मेट। तो स्टार्टिंग करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक अपॉइंटमेंट। तो इस वीक में कुछ दो अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है एज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2 साल के लिए। तो वो महानुभाव कौन है? वो है आर वेंकट रमानी। इनको दोबारा से 2 साल के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडिया का अपॉइंट कर दिया गया है। एज यू कैन सी पिक्चर। तो ये एक सीनियर एडवोकेट है। और दूसरा, आपको जैसे पता होगा कि अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया होता है जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, और अंडर आर्टिकल 76 आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बनने के लिए। और इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। इनका टेन्योर डिपेंड करता है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, नए डिप्टी गवर्नर बने आरबीआई के। तो ये महानुभाव कौन है? ये है श्री चंद्र मुर्मू, SC मुर्मू इन शॉर्ट फॉर्म, जो न्यूज में आपने देखा होगा। न्यू डिप्टी गवर्नर आरबीआई SC मुर्मू। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कीम से रिलेटेड। कुछ स्कीम न्यूज में थी, मेरिट स्कीम थी सबसे पहले तो ये स्कीम है रिफॉर्म करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन को थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी एंड रिसर्च ओरिएंटेड इंप्रूवमेंट। मतलब ये टेक्निकल जो एजुकेशन होती है उसमें रिफॉर्म लाने के लिए अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अब देखो, इस स्कीम में कोई एग्जामिनर आपसे मेरिटे का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। मेरिटे का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, दूसरा इसका पर्पस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। 4200 करोड़ का टोटल आउटले है, मतलब इतना इसका यूज किया जाएगा इस स्कीम के लिए। 5 साल का टेन्योर है 2025 से 30 का। तो इसमें जो 50% आएगा ना, वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से आएगा। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम, जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी, उसने किस स्कीम को रिप्लेस किया है? तो इस स्कीम ने रिप्लेस किया गया है फास्ट ये फेम इंडिया स्कीम को। ठीक है, फेम इंडिया स्कीम को इसने रिप्लेस किया। पीएम ई ड्राइव, ई ड्राइव क्या है? प्रमोटिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइव व्हीकल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये जो फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस स्कीम को इसने रिप्लेस किया था। एग्जामिनर यही पूछेगा कि किस स्कीम को रिप्लेस किया है। दूसरा, इसके अंदर मतलब ईवी व्हीकल और बैटरी वगैरह के सपोर्ट सिस्टम और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट, स्वच्छ शहर जोड़ी, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इसको इनिशिएटिव एक नया लॉन्च किया गया है। तो ये इनिशिएटिव आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर। इसका पर्पज क्या है? जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, अर्बन वाला, उसके अंदर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, स्वच्छ शहर जोड़ी। तो इसके अंदर क्या होगा कि मेंटर मेंटी सिटीज बनाए जाएंगे। मेंटर मतलब जिसने अच्छा वर्क किया है इन अर्बन सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीननेस को लेके। और मेंटी, जो लोग अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब जैसे टॉपर को बॉटम वालों से कनेक्ट करना, ताकि वो वहां पे अच्छा काम करवा पाए, जैसे अर्बन सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीननेस वगैरह को लेके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्पाइस रूट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका पर्पज होगा प्रमोट करना कल हेरिटेज टूरिज्म बाय रिट्रेसिंग एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स। किस स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? इसमें क्या क्या होगा, जो पुराने जो उसके ट्रेड रूट थे ना, तो उनको दोबारा से रिट्रेस करना, हेरिटेज टूरिज्म बनाना, और उनको रिवाइव करना, वो जो रूट्स थे उनके लिए इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। ये किया गया केरला स्टेट के द्वारा। ठीक है, और मेनली क्या होगा, जो केरला का पोर्ट है ना मुजेरी, वहां से 30+ जो कंट्री थे जिनके द्वारा एंशियंट टाइम में ट्रेड रूट्स लिंक्स थे इनके, उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए और साथ साथ में प्रमोट करने के लिए हेरिटेज टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, कल्चर आइडेंटिटी के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। मैप के थ्रू देख लेते हैं, मुजेरी पोर्ट यहाँ पे पड़ता है केरला का। ठीक है, इसके थ्रू जो भी जितनी भी कनेक्टिविटी है एंशियंट टाइम पे, तो उसको रिवाइव करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अवार्ड से रिलेटेड देख लेते हैं। देखो, टॉप पोजीशन किसकी आई है? रिसेंटली रेन वाटर कंजर्वेशन अंडर जल संचय जन भागीदारी अभियान कैंपेन के अंदर। ठीक है, ये कैंपेन है रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो उसके अंदर टॉप पोजीशन किसकी आई है रेन वाटर कंजर्वेशन को लेकर? ठीक है, तो इसमें टॉप किया है तेलंगाना ने। क्यों क्यों किया है तिरंगा ने? क्योंकि तेलंगाना स्टेट ने कंप्लीट किया है 5.2 लाख रेन वाटर कंजर्वेशन वर्क। मतलब जैसे आर्टिफिशियल कंजर्वेशन सिस्टम, जैसे वेल्स वगैरह डिग किए जाएंगे जिनके थ्रू रेन के वाटर को कंजर्व किया है इसके। तो तेलंगाना से इसने टॉप किया है। दूसरा, अगर हम देखें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रैंकिंग में, तो रायपुर सबसे ऊपर रहा है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, अर्बन बॉडी कैटेगरी में वो टॉप पे रहा है। ठीक है, और दूसरा, इसके बाद सबसे बेस्ट जो रहा है ना, बिदार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, जिसको अवार्ड किया गया नेशनली फॉर एग्जाम्पलरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है,
जो बिदार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, उसने सबसे ज्यादा मतलब एक एग्जाम्पलरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का उसमें एक हिस्सा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा कन्फर किया गया इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड। मतलब जो ये सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन है ना, ये सोशल सिक्योरिटी अवार्ड देती है, तो इस साल का अवार्ड किस कंट्री को दिया गया है सोशल सिक्योरिटी के लिए? तो ये दिया गया है इंडिया को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में। कैसे? थ्रू डिजिटल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कवरेज बढ़ाने में, और साथ ही साथ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है इस साल का। वैसे ये इंटरनेशनल न्यूज पे आ जाते हैं। वसनार अरेंजमेंट न्यूज में थी। अब ये अरेंजमेंट किस चीज को लेके है? तो ये अरेंजमेंट है ना एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, किसका? कन्वेंशनल आर्म्स और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज। अब ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है? अब ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी हो सकती है जैसे कि अ, अ, अपने कैमरेज वगैरह। अब कैमरे तो हम बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं, मतलब अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, सर्विलेंस मतलब जैसे कि कोई हमारी पेरिफेरी में घुस ना पाए, या फिर दूसरा और भी तरीके होते हैं। तो कैमरे का यूज कर सकते हैं किसी पे नज़र रखने के लिए भी, तो वो हो गया उसका, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये ड्यूल यूज की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको रोकथाम करने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कन्वेंशनल आर वगैरह को, तो ये वेस्टर्न एग्रीमेंट न्यूज में था। अब देख लेते हैं इसका मिसयूज कैसे हो सकता है। ये जो मिसयूज उसका ऐसे हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योर क्लाउड सर्विसेज है ना, अब क्लाउड सर्विस सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज तो मतलब मतलब बेस्ट वे में किया जा सकता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। बट इजराइल जो मिलिट्री है ना, उसने गाजा में जो ऑपरेशन है उसके दौरान इसको यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के अजोर क्लाउड सर्विस को। तो ठीक है, तो इसी बात को लेके इस पे लूप होल्स पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि अरेंजमेंट फर्दर हमको अरेंजमेंट चाहिए, अर्जेंट रिफॉर्म टू कवर क्लाउड कंप्यूटिंग एआई सर्विलेंस सॉफ्टवेयर को, इसमें मतलब उनके एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करने के लिए और बेस्ट वे में यूज करने के लिए इसके अंदर बात चल रही है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, करेक्टली मैच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। तो देखो, ये यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए करेक्टली मैच करना है तीन ऑप्शन में से। तो G4 जो नेशंस है ना, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ये भी आपको पता होना चाहिए कि G4 नेशन के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। तो ये क्या करते हैं? म्यूचुअल सपोर्ट फॉर परमानेंट सीट्स के लिए यूएनएससी के अंदर। तो ये इनका ठीक है, ये चारों यही डिमांड्स रखते हैं, परमानेंट सीट चाहिए इन चारों को, G4 नेशन को। दूसरा जो L69 ग्रुप है, जिसके अंदर कुछ 40+ डेवलपिंग नेशन है, वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि एक्सपेंशन करो परमानेंट में भी और नॉन परमानेंट सीट्स को भी लेके। और जो C10 नेशन है, अफ्रीकन यूनियन बॉडी के, वो डिमांड करते हैं, मतलब ये अफ्रीका की बॉडी है C10 नेशन लेके, ये डिमांड करते हैं एटलीस्ट 2 परमानेंट सीट और 5 नॉन परमानेंट सीट अफ्रीकन नेशन से। तो ये तीनों पॉइंट सही है। तीनों पॉइंट ही काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये खुद ही एक क्वेश्चन है। तो इनको भी अच्छे से रिवाइज करना है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके। तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली प्लान किया है बिल्ड करने का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सिस्टम विद क्लोज फ्यूल साइकिल बाय 2030? मतलब क्लोज फ्यूल साइकिल क्या होगी? जो जो फ्यूल एक बार यूज कर लिया गया है, उसको दोबारा से रीयूज किया जाएगा। तो साइकिल को मतलब एक प्लेन साइकिल नहीं रहेगी, एक क्लोज साइकिल रहेगी, रीयूज करना। तो ये डिक्लेयर किया है 2030 तक बनाने का रशिया ने। बाकी दूसरी कंट्री भी रिसर्च कर रही है, पर ऐसा डिक्लेयर करने वाला रशिया पहला कंट्री बन गया 2030 तक। ठीक है, और उसके अंदर भी ये ब्रेस 300 फास्ट न्यूटन रिएक्टर है ना, वो सेंट्रल होगा इस प्लान के लिए, मतलब उसका यूज किया जाएगा। रशिया का मैप आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने नॉमिनेट किया है किस इंस्टीट्यूट को यूनाइटेड नेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो प्रोग्राम है उसका यूनाइटेड नेशन का, तो उसके लिए किसने, इंडिया ने किस इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट किया है? वो इंडिया ने नॉमिनेट किया है आईआईटी मद्रास को। ठीक है, तो ये किस लिए किया है? ये अलाइन करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अगस्त 2025 का डिसीजन था, टू इस्टेब्लिश न्यू मैकेनिज्म फॉर एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस को लेकर नया मैकेज बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल बनाया जाएगा और एक ग्लोबल डायलॉग एआई गवर्नेंस को लेकर, मतलब एक साइंटिफिक पैनल बनाना जो सब कुछ देखेगा, और दूसरा जो ग्लोबल डायलॉग मैकेनिज्म बनाना एआई गवर्नेंस को लेकर। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया का स्टार्ट होने वाला है ईएफटीए मेंबर कंट्रीज के साथ। ईएफटीए मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और ये लिechtenstein हो गया। ठीक है, तो इन कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलने वाला है। उसको कब से इफेक्ट में आएगा? वो आएगा 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, तो आपको ये ईएफटीए की जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बारे में भी एक नॉलेज होनी चाहिए। एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि ईएफटीए मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं, ऑप्शन में दिए हुए 4 ऑप्शन में से। तो इनमें चारों में से 3 ऑप्शन होंगे, चौथा नहीं होगा, तो वो आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है,
तो सिंपली आइसलैंड, उसके ईस्ट में नॉर्वे, और दो कंट्री साथ साथ में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूएसए के द्वारा। तो इसको किस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए 20 पॉइंट पीस प्लान यूज किया गया है यूएसए के द्वारा? तो ये इजराइल और हमास का जो गाजा में प्रेजेंट एक आर्म ग्रुप है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए यूएस के द्वारा इस 20 पॉइंट पीस प्लान का लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया है इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। देख लेते हैं। ये हमास इस गाजा वाले स्ट्रिप वाले एरिया में, और ये इजराइल अपना एरिया, और ये वेस्ट बैंक, जेरूसलम वगैरह। ठीक है। इस रीजन में पड़ता है। तो इनका जो टू स्टेट सॉल्यूशन वगैरह को, और दूसरा गाजा का जो ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए गाजा वाला जो एरिया में काफी अटैक किया था इजराइल ने, और दूसरा सीज फायर को रोकने के लिए, हॉस्टेज रिलीज के लिए, और डीमिलिटराइजेशन के लिए, जो मिलिटराइजेशन चल रहा है ना गाजा का, उसके अंदर ये 20 पॉइंट प्रोग्राम पॉइंट पीस प्लान के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। मेन पर्पस क्या है कि ये इनके इन दोनों जो ये अपना गाजा स्ट्रिप के अंदर जो हमास है, और दूसरा ये इजराइल के बीच में पीस प्लान है ये। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। नेक्स्ट हम नेशनल न्यूज से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ब्रिज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन सेट टू बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज? मतलब ये रिवर ब्रिज बन रहा है, अगर ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, ये लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज होगा इंडिया का। ठीक है, रिवर के ऊपर बनने वाला। तो ये ब्रिज है धुबरी फुलवारी ब्रिज, असम और मेघालय को कनेक्ट करता है। मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा इसको। ठीक है। और ये धुबरी असम के अंदर आता है, फुलवारी मेघालय के अंदर आता है, जिसकी टोटल लेंथ है 19.3 किलोमीटर। 2028 तक एक लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये धुबरी अपना आसाम में पड़ता है, फुलवारी मेघालय में। तो ये कनेक्टिव होगा, 19.3 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज होगा। किस रिवर के ऊपर है ये? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। इसके अलावा साथ साथ में बोगीबिल ब्रिज भी बना हुआ है, इस पे दोहली से दिए हुए। ये पुराने हो गए, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, ये धुबरी आसाम के अंदर आता है, फुलवारी मेघालय के अंदर आता है, और ओवर द रिवर किसके? ब्रह्मपुत्र। सिंपल। और लॉन्गेस्ट लेंथ भी आपको याद रखिए, लेंथ भी कई बार पूछ लेता है। लेंथ होगी 19.3 किलोमीटर। इंडिया की पहली सिटी बन गई है जो स्लम फ्री सिटी, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है, स्लम, जहां पे स्लम ही नहीं है सिटी के अंदर। तो वो चंडीगढ़ बन गई है रिसेंटली। और इसके लिए उन्होंने डिमोलिश किया है शाहपुर कॉलोनी को, लास्ट कॉलोनी थी जिसको दोबारा से मतलब डिमोलिश करने के बाद ये स्लम फ्री सिटी बन गई है। और ऐसा नहीं कि डिमोलिश कर दिया तो उन लोगों को ऐसे छोड़ दिया, उनके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी साथ साथ में चलता रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि स्लम फ्री सिटी कौन सी बनी इंडिया की पहली? वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैप के अंदर हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है, इसलिए हम पढ़ते हैं। जोहो ने रिसेंटली लॉन्च किया ऊला। ये क्या है? ये प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउजर है, जिसने कंपटीशन, ये अपने क्रोम वगैरह के कंपटीशन देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या होगा? प्राइवेसी फोकस्ड है मेनली, क्योंकि आपकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकता। जोहो की तरह लॉन्च किया ऊला। ठीक है, क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर है। प्राइवेसी फीचर होगा, ट्रैकर ब्लॉकिंग होगा, मल्टीपल यूजर मोड्स होंगे, ये सब इसके फीचर्स हैं। ठीक है। जोहो ऊला। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट 2025 में रिपोर्ट रिलीज की गई है। उसके अकॉर्डिंग किस स्टेट के अंदर हाईएस्ट डिक्लाइन देखा गया है चाइल्ड मैरिज, मतलब छोटे बच्चों की मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है इस स्टेट के अंदर? जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये देखा गया है असम के अंदर हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। कितना हुआ है? गर्ल्स के अंदर 84% का ड्रॉप लगभग लगभग, और बॉयज के अंदर 91% का। ठीक है। मेन चीज क्या है? किस स्टेट के अंदर? असम के अंदर। और रिपोर्ट जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट। और दूसरा एक और पॉइंट, ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट को लेकर, कम्युनिटी अवेयरनेस को लेकर, प्रोएक्टिव स्टेट एक्शन को लेकर। इंडिजीनियस 4G स्टैक इंडिया ने डिप्लॉय किया है। ये किसने डेवलप किया है और किसने डेवलप किया है, ये आपको पता होना चाहिए। डेवलप किया गया है इसको टीसीएस सी डॉट तेजस नेटवर्क के द्वारा, और डिप्लॉय किया है इसको बीएसएनएल ने। ठीक है। देख लेते हैं इन तीनों का इसमें क्या क्या रोल रहा है। अब टीसीएस जो है उसने इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट में हेल्प की है बीएसएनएल को। और जो सी डॉट है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, उसने डिजाइन किया है इसके कोर को। और जो तेजस नेटवर्क उसने सप्लाई किया है रेडियो और आरएन इक्विपमेंट्स। ठीक है। और ये 5G भी रेडी है, और सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत को, इंडिया के। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने लॉन्च किया है, मतलब अनाउंस किया है, मैंडेट बना दिया है इसको, कि ऑल न्यू एम एंड एन कैटेगरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एम कैटेगरी और एन कैटेगरी दोनों तरीके की इलेक्ट्रिक विल बी हैव टू रिक्वायर acoustic व्हीकल व्हीकल अलर्ट सिस्टम। ये एक अलर्टिंग सिस्टम है। जैसे होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है ना, साउंड कम होती है। तो पेडेस्ट्रियन वगैरह जो वॉक कर रहे होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, साइकिल पे चल रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता साइड से व्हीकल आ रहा है। तो उसमें साउंडिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, अलर्टिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं acoustic व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, बीपीपी की साउंड वाला। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसको मैंडेट कर दिया, मतलब मैंडेटरी है ये, आपको ये रखना ही पड़ेगा। तो इसका डेट, ओके, एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है कब से इसको मैंडेट किया है। तो इसको यार मैंडेट कर दिया गया है, ये अपने अक्टूबर 26 से मैंडेटरी रहेगा। ठीक है।
और दूसरा, ये एम कैटेगरी एन कैटेगरी क्या है, ये इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाले होते हैं उनको एम बोलते हैं, और गुड्स वाले होते हैं एन बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल है उनमें 2027 से मैंडेटरी हो जाएगा। कैसे, और ये मैं आपको बता देती हूँ, जैसे विजुअल इम्पेयर्ड के लिए मेनली इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक 30,000 करोड़ की प्रपोजल साइन किया बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ प्रोक्योरमेंट करने के लिए अनंत शस्त्रा। ये एक शस्त्रा है, बीएल को इसका वो दे दिया अपना, 30,000 करोड़ का प्रपोजल दे दिया कि तुम ये बनाओ हमारे लिए अनंत शस्त्रा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। तो ये है क्या? तो ये क्या है कि सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको एक तो मोबाइल है और सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम था क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। मतलब जो सरफेस से ये टारगेट करेगा, जो भी एरियल थ्रेट्स होंगे उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो किसको दिया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया है। इसको अनंत शस्त्र है क्या? सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट ये कॉम्प्लीमेंट करता साथ साथ में लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के आकाश और एमआरएसएम को। इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पे सेटअप होने वाली है? मतलब प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन सेटअप होने वाली है, ये हेलीकॉप्टर बनाएंगे साथ में मिलके। तो ये होने वाली है वेमगल कर्नाटका के अंदर। अब देख लेते हैं कहाँ पे कौन किसी के जॉइंट वेंचर है। ये टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के बीच में जॉइंट वेंचर है। इसके अंदर H125 हेलीकॉप्टर को बनाया जाएगा। प्राइमरी पर्पज क्या है डीआरडीओ के स्टार मिसाइल सिस्टम का? डीआरडीओ के स्टार मिसाइल सिस्टम है, उसका प्राइमरी पर्पज क्या है? उसका पर्पज है कि ये करके ये डिफेंस, मतलब ये टारगेट करने वाला मिसाइल नहीं है। ये क्या होगा कि अपने जो न्यूट्रलाइजिंग के लिए हम जो डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं ना, एरियल टारगेट न्यूट्रलाइज करने के, तो उनको ट्रेन करने के लिए एक सिस्टम है ये। अब देख लेते हैं उसका सुपरसोनिक टारगेट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंटरसेप्टर सिस्टम। जो हमारे इंटरसेप्टर होते हैं ना, उनको ट्रेन करने के लिए मिसाइल सिस्टम बनाया गया है सुपरसोनिक। इसकी स्पीड कितनी है? 2.5, ठीक है। सुपरसोनिक मैक नंबर है इसका। तो सुपरसोनिक टारगेट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंटरसेप्टर सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा और अंदर जाके। ये डीआरडीओ का स्टार है, मतलब स्टार, इसमें S4 सुपरसोनिक और टार वाला ये टारगेट, सुपरसोनिक टारगेट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंटरसेप्टर सिस्टम। मतलब कि ये ये मिसाइल हम हवा में फायर करेंगे तो हमारे इंटरसेप्टर्स को डिटेक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि इतने स्पीड पे अगर कोई मिसाइल सिस्टम हमारी तरफ आएगा तो हमारे इंटरसेप्टर सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। किलर एंड ट्रेनर मिसाइल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए होस्ट करा जाएगा कनाडा, मैक्सिको यूएसए के द्वारा। ये तीनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, सबसे ऊपर कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको। तो इनके मैस्कट्स रिलीज कर दिए गए हैं। मैस्कट्स के बारे में जानना चाह रहा है एग्जामिनर। तो इन मैस्कट्स का नाम है मैपल, जायू और क्लच, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं। मैपल मैपल मतलब एक मूज है जो कनाडा से है, और जायू और जैगवार है वो मैक्सिको पे है, और क्लच बॉल्ड ईगल वो यूएसए से है, ठीक है। इंडिया के पहले सक्सेसफुल पैरा एथलीट बन गए हैं जिन्होंने लगातार, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली भी थर्ड गोल्ड मेडल जीता है भाई, जेवलिन में। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर ये कौन से एथलीट हैं? पैरा एथलीट हैं ये। देखो इमेज में आप देखो, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो तो आपको पता चलेगा ये सुमित अंतल जी हैं, ठीक है। इन्होंने तीसरा गोल्ड मेडल जीता है F64 जेवलिन के अंदर, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। तो ये सबसे सक्सेसफुल पैरा एथलीट बन गए हैं रिसेंटली। मतलब आज ही के दिन मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है 2025 की वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो कहाँ पे हो रही थी? ये नॉर्वे के अंदर हेल्ड हो रही थी, वहां पे सिल्वर मेडल जीती हैं, ठीक है। पहले में उन्होंने ये अपना 199 उठाया था, मतलब ये फिर इतना उठाया था, वेट्स वगैरह दिए हुए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या है कि कहाँ पे ये वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी और कौन सा मेडल मीराबाई चानू ने जीता है, सिल्वर। नेक्स्ट देख लेते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नए 2 वेटलैंड बिहार के, जिनको इंक्लूड किया गया है रामसर साइट्स के अंदर, जिसके बाद इंडिया का काउंट बढ़ के 93 हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कल एग्जाम हो तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इंडिया के अंदर कितनी है? वो है 93, हाईएस्ट इन एशिया। दूसरा, अभी बात कर लेते करंट पे, नए 2 वेटलैंड कौन से हैं जिनको रामसर साइट में बिहार के इंक्लूड किया गया है? वो है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ठीक है। गोकुल जलाशय बक्सर के अंदर पड़ता है, उदयपुर झील वेस्ट चंपारण के अंदर पड़ता है। और इसके साथ साथ बिहार के अंदर 5 हो गए टोटल, ठीक है। और इंडिया सबसे टॉप पे है एशिया के अंदर, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, और चाइना दूसरे नंबर पर। रामसर साइट क्या है? जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड के लिए बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद इंडिया के अंदर टोटल 13 साइट्स हो गई हैं जो बायोस्फीयर यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मानी जाती हैं। तो ये है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व,
ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, एजुकेशन मैप। ठीक है, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? पेन वैली नेशनल पार्क, किवेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल और सरचू प्लेन, ये चारों इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इन चारों को मिला के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग किस रीजन में हाईएस्ट मतलब वर्स्ट अफेक्टेड है जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पॉल्यूशन से? मतलब देखो, ओजोन तो आपने सुना होगा कि काफी हेल्पफुल रहती है, जो अपने यूवी रेडिएशन को रोकती है, पर वो हेल्पफुल रहती है, मतलब गुड रहती है हमारे लिए जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर ओजोन के लिए, जो पॉल्यूशन का एक कारण बन रही है। और वो किस तरीके का पॉल्यूशन है? सेकेंडरी पॉल्यूशन, O3। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो ये दिल्ली एनसीआर रीजन को वर्स्ट अफेक्टेड बनाया गया है इसके अकॉर्डिंग। देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद कौन सा आता है? मुंबई और पुणे उसके बाद आते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है ये। देखो, स्टेट ये 10 से 18 मतलब ये 12-13 किलोमीटर के लगभग लगभग उसके अंदर ट्रोपोस्फियर के जोन होता है, अर्थ मतलब ग्राउंड से लेकर 13 किलोमीटर तक। तो उसके अंदर जो ओजोन मिलती है ना, वो एक पावरफुल ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। ठीक है, वो हार्म करती है हमारी हेल्थ को, क्रॉप प्रोडक्शन को, इकोसिस्टम को। बाकी जो उसके ऊपर रहती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वो हेल्दी रहती है, वो प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेडिएशन से। और ये ट्रोपोस्फियर ओजोन क्या होती है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो मिलकर बनती है फोटोकेमिकल रिएक्शन के NOx और VOC के अंडर सनलाइट। गज रक्षक ऐप, एक ऐप लॉन्च की गई है ट्रैक करने के लिए एलिफेंट मूवमेंट को, और ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। इसको लॉन्च किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर, MP के अंदर। मैप में देख लेते हैं कहाँ पड़ता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व MP के अंदर। एशिया का लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है। कहाँ पे बनाया गया है? ओखला, दिल्ली के अंदर, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। और किस प्लान के अंदर? दिल्ली जल बोर्ड ने नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के अंदर, और रिजुवनेशन के लिए यमुना रिवर के। कुछ प्रोजेक्ट्स न्यूज में थे। इंडिया और भूटान का पहला रेल कनेक्टिविटी, क्रॉस बॉर्डर रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। वो कौन सा? दो दो लोकेशन है जहाँ पे इनको कनेक्ट किया जाएगा, इंडिया को भूटान से। कोकराझार गेलेपू। कोकराझार कहाँ पे और गेलेपू कहाँ पे? लोकेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा बनारहाट समझ से। ठीक है, देख लेते हैं मैप के थ्रू। कोकराझार असम में, गेलेपू भूटान में, बनारहाट वेस्ट बंगाल में, समझ से भूटान में। मैप के थ्रू दिखा देता हूँ। बनारस वेस्ट बंगाल में, समझ से अपने भूटान के अंदर, कोकराझार अपने असम के अंदर, गेलेपू भूटान के अंदर। ये 69 किलोमीटर का रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, और ये 20 किलोमीटर। रिपोर्ट्स में कुछ आ जाते हैं। रिपोर्ट्स इंडेक्स में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम आया था, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक रही है 128, सिंगापुर की फर्स्ट। दिस इज द करेक्ट पॉइंट। इसको रिलीज किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। और जो इंडिया का स्कोर है ना, वो वर्ल्ड के एवरेज स्कोर से भी नीचे है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग, जो 2023 की रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है, किस स्टेट के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम रिपोर्ट किया गया है? टोटल नंबर, IPC और SLL केस के अंदर। तो वो किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और दूसरे तरीके से देखें कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन में रेट, वो केरला के अंदर हाईएस्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की दूसरी रिपोर्ट, मतलब 2023 की रिपोर्ट, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्म सेक्टर, मतलब फार्म सेक्टर की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फार्म सेक्टर में जो सुसाइड हुए हैं, किस स्टेट ने टॉप किया? वो किया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा ये अपने सुसाइड रिपोर्ट किए गए। फेस्टिवल पे देख लेते हैं। न्यूज में था बटुकुमा फेस्टिवल, किस स्टेट के अंदर बनाया जाता है? ये बनाया जाता है अपने तेलंगाना के अंदर। ये फेस्टिवल किस तरीके का फेस्टिवल है? फ्लावर फेस्टिवल है। तो इसमें क्या, वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फ्लावर की एक स्ट्रक्चर बनाई है 63 फीट की, और दूसरा बटुके में डांस किया गया है 1354 वुमेन के द्वारा। एक स्पीसीज न्यूज में थी, स्पीसीज का नाम क्या है? वो एग्जामिनर पूछ रहा है, तमिलनाडु के अंदर। तो वो ये ईल है, फिनलेस स्नेक ईल। इसको बोलते हैं एप्रिटस कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है। इनॉग्रेशन को लेकर देख लेते हैं। वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज, ह्यूजियांग कैनियन ब्रिज, जिसकी हाइट है 625 मीटर, किस रिवर के ऊपर और कहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया? इसको इनॉग्रेट किया गया है चाइना में। ठीक है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है, हाइट है 625 मीटर, और ये बेपन रिवर कैनियन के ऊपर बनाया हुआ है, गुजरात प्रोविंस के अंदर। साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, जिसको IMD दिल्ली, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर इनोग्रेट किया गया है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है CSR AMPR भोपाल के द्वारा। तो ये हेल्प करेगा मीटरोलॉजिकल में। ठीक है, और ये एडवांस मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। डॉपलर इफेक्ट पर काम करेगा, वेदर फोरकास्टिंग में इंडिया की हेल्प करेगा। बुक्स में आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल न्यूज में थी। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने, इसका क्यों मतलब क्यों न्यूज में थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेके? तो क्योंकि मोदी जी ने इसको मतलब
फॉरवर्ड किया है इंडियन एडिशन में, ठीक है, इसके लिए। और उन्होंने बोला है कि इस बुक को एज ए मन की बात ऑफ हर वर्जन, ठीक है, एम्फेसाइज किया है कल्चर, हेरिटेज, आइडेंटिटी और मदरहुड को लेकर। नेक्स्ट एक और बुक न्यूज में थी, वर्ल्ड आफ्टर गाजा ए हिस्ट्री, इसको लिखा गया पंकज मिश्रा के द्वारा। इसमें क्या कहा कि ग्लोबल पॉलिटिकल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड सिचुएशन इट विद इन ए लार्जर हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क। इकोनॉमी में पीएमई ड्राइव स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, उसके अंदर कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ईवी चार्जिंग सिस्टम लगाने के लिए गवर्नमेंट प्रीमाइसेस के अंदर। तो वो सब्सिडी दी जाएगी 100%, ठीक है, गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में। और एयरपोर्ट, मेट्रो, बस डिपोट, डीजल डिपोट और टोल प्लाजा वगैरह पे इंफ्रा को लेगा 80-70% इक्विपमेंट को लेगा। अर्बन हाईवेज पे पार्शियल सब्सिडी दी जाएगी 80% की। सोसाइटी में देख लेते हैं, इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। वो किया गया है बलौद, छत्तीसगढ़ में। पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है। तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर से यहाँ पे कोई भी चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट डेज में देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व किया जाता है किस तारीख को, 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी की जयंती पे। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में अप्रूवल दिया था सेलिब्रेट करने के लिए, कोइंसाइड करती है विद महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के साथ, 2 अक्टूबर। रिसेंटली कैंटेनरी सेलिब्रेट की गई है आरएसएस की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉइन, स्पेशल कॉइन रिलीज किया है, वो उसका डिनोमिनेशन कितना है, वो 100 रुपये का कॉइन रिलीज किया गया है। अब उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इस पे पहली बार मतलब एक नेशनल एम्बल ऑब्जर्व किया गया है, भारत माता इन वरदा मुद्रा। इसमें लाइन और स्वयं सेवक बो कर रहे हैं, उनको डिवोशन में दिखाया गया है। मोटो क्या है इसका, राष्ट्रीय स्वाहा इदम राष्ट्रीय इदम ना मामा, ठीक है। फर्स्ट टाइम भारत माता का फीचर किया गया इंडियन करेंसी पे, ये इसका एक मतलब एक अलग दिखाया गया है। और आरएसएस क्या है, इसको 1925 में के बी हेडगेवर के द्वारा नागपुर में फाउंड किया गया था, ठीक है। इस तरीके का ये कॉइन, फ्रंट साइड में इधर से 100 रुपीज और बैक साइड में ये भारत माता और ये सभी को बो करते हुए और लिखा हुआ 100 ईयर ऑफ राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ, ठीक। तो ये थे इस वीक के करंट अफेयर, बेहतरीन करंट अफेयर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिवाइज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू ऑल।